कांग्रेस में कलह है। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। हाल ही के कुछ दिनों पर नजर डालें तो उससे साफ होता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बल्कि कलह होती दिख रही है। मामला G23 यानी 23 के नेताओं का सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष और संगठन के चुनाव कराने की मांग को लेकर था। इसके बाद पार्टी में मानो सियासी भूचाल सा आ गया हो। इसके बाद G23 के नेताओं का जम्मू में बैठक करने को लेकर है। इस बैठक में जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पोस्टर नदारद थे। अब अखेड़ा पश्चिम बंगाल में ISF से गठबंधन को लेकर है। इस गठबंधन के बाद कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेताओं के बीच जंग छिड़ गई है। वो नेता है अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा। इसके पहले G23 में गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल भी ताल ठोक चुके हैं। आनंद शर्मा भी इसमें मौजूद थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस की लड़ाई पार्टी के अस्तित्व के लिए कितनी बड़ी चुनौती। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस में बढ़ती कलह, कहीं मुद्दों तो कहीं बयानों पर तकरार। अपनों के ही निशाने पर है पार्टी। नेतृत्व और फैसलों पर भी अपनों के सवाल। इसके पहले कि हम आपको कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के बारे में बताएं, जरा गुलाम नबी आजाद का ये बयान सुन लेते हैं। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाऊंगा तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से न था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। गुलाम नबी आजाद के इस बयान के क्या मायने हैं ये नबी ही बता सकते हैं, पर इतना जरूर है कि इस बयान के बाद पार्टी के अंदर खेमे में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ बगावत के स्वर उठने लगे हैं। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में पार्टी के नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के पुतले फूके। वहीं बंगाल में कांग्रेस के ISF के साथ गठबंधन पर जहां कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। ये हक किसी का नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है। हम बनाएंगे कांग्रेस, मजबूत करेंगे कांग्रेस को। ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। ये पहला मौका नहीं है जब पार्टी के अंदर खाने से आवाज आई हो। इसके पहले भी पार्टी के नेतृत्व और फैसलों पर सवाल उठते रहे हैं। एक नजर डालते हैं राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण भारत की तुलना वाले बयान से ही पार्टी में दिखी कलह। कपिल सिब्बल के बयान पर राहुल को नसीहत दी। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में रार। अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन पर आनंद शर्मा पर सवाल। ISF के साथ गठबंधन कांग्रेस की मूल विचारधारा से अलग, ये कहना है आनंद शर्मा का। मध्य प्रदेश में बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आने पर घमासान। दिग्विजय सिंह और अरुण यादव ने उठाए सवाल। माणक अग्रवाल ने कमलनाथ से मांगा जवाब। इसके पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाए थे। आजाद पार्टी के उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने अगस्त 2020 में पार्टी में सुधार के लिए लिखी गई चिट्ठी पर दस्तखत किए थे। इसके साथ ही कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा सहित 23 नेताओं ने पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव की मांग उठाई थी। मामले में कई नेताओं के निशाने पर ये सभी नेता आ गए और राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की। लगातार लोकसभा और कई राज्यों में कांग्रेस का ग्राफ गिरा है। पार्टी इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऐसे में G23 नेताओं का पार्टी पर ही सवाल खड़े करना
और केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही उनके फैसलों को लेकर खुले मंच पर अपनों की तकरार आने वाले वक्त में पार्टी भीतर ही बुलंद होती आवाज पर कैसे लगाम लगाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो कांग्रेस में कलह है, वो तमाम सीनियर लीडर, चाहे गुलाम नबी आज़ाद की बात करें या फिर बात करें कपिल सिब्बल की, आनंद शर्मा, G23 के वो नेता जो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे बात की जाए संगठन में चुनाव को लेकर, अध्यक्ष को लेकर, या फिर हाल ही के दिनों में जो कुछ हुआ, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से गठबंधन किया गया, उसको लेकर भी अधीर रंजन चौधरी और आनंद शर्मा आमने सामने हैं। एक तो कांग्रेस का जिस तरह से लगातार ग्राफ गिर रहा है, और वैसे ही कांग्रेस के भीतर जिस तरह से लड़ाई दिख रही है, ऐसे में देश की कभी सबसे बड़ी पार्टी रहने वाली कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर, भविष्य को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ में हैं योगेश यादव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता। योगेश जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में हैं गुलरेज शेख साहब, बीजेपी प्रवक्ता, युवा नेता। गुलरेज जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं। सूर्यकांत जी, आपका भी स्वागत करता हूं। योगेश जी, आपके पास में आता हूं। जिस तरह से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, वैसे भी कांग्रेस को लेकर ये सवाल, देश की कभी एक बड़ी पार्टी, और अब जिस तरह से ग्राफ गिरा, और ग्राफ गिरने के बाद कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस जो कुछ चल रहा है, क्या लगता है कि कांग्रेस के भविष्य को लेकर किस रूप में इसको देखते हैं कि मजबूती की तरफ बढ़ने के बजाय आपस में जिस तरह से खींचतान, लड़ाई, तमाम तरह के सवाल, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है और जिस तरीके से प्रचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, वैसी बात नहीं। कला जैसी शब्द का वो यदि हम यहाँ पर लाकर करते हैं तो कला नहीं, इसको विचार के रूप में ले सकते हैं। और जब भी विचार का मंथन होता है तो मंथन बनने के बाद अमृत ही निकल कर आता है। निसंदेह कांग्रेस में कहीं ना कहीं से कम्युनिकेशन गैप होगा, आपस में एक दूसरे के प्रति कोई बात ऐसी होगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कांग्रेस के अंदर अंतरकलह मची हुई है या कांग्रेस के अंदर विघटन की बातचीत है। कहीं ना कहीं से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन का कोई भेद नहीं है। और ये आपस की पार्टी एक बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है कांग्रेस पार्टी, और सर्वाधिक सीनियर पार्टी है। आज़ादी के बाद भी और आज़ादी के पहले भी कांग्रेस ने इस देश के लिए एक महान योगदान दिया है, त्याग दिया है। आज़ादी के पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, आज़ादी के बाद एक सुदृढ़ भारत का निर्माण किया है, और कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा, एक स्थापना है। और इसमें यदि विचार मंथन होता है तो इसका अंतर ये नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं होता कि अंतरकलह हमारे अंदर स्थापित है। ये कहीं ना कहीं से एक विचारों का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह आते जाते रहना है। बिल्कुल, हमें बड़ा गर्व की बात है कि कांग्रेस के अंदर इतनी स्वायत्तता है, कांग्रेस के अंदर इतनी मौलिकता, इतनी स्वतंत्रता है कि कोई भी अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी में तो आप जानिए, आप अच्छी तरह जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बाद भी यदि किसी ने बोलने की शुरुआत भी की तो आप समझते हैं कि उसका क्या हश्र होगा। और राजनीति में ऐसे बहुत लोगों का हश्र हो गया है, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण की आडवाणी हो, और बहुत सारे नेता है, इसमें बहुत लंबी फहरिस्त है। हमारे वहाँ स्वतंत्रता है, हमारे वहाँ एक तरीके से जिसको कह सकते हैं कि व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की प्रणाली है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कला की तरफ बढ़ रहे हैं, विरोध की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन योगेश जी, मेरा सवाल यहाँ इस बात को लेकर है, सवाल मेरा इस बात को लेकर, बिल्कुल सही आपने कहा कि बड़ी पार्टी और पार्टी के भीतर तमाम सारी चीज़ें होती हैं। आपने कहा विचारधारा को लेकर, कहा तमाम बातों को लेकर टकराहट होती है, लेकिन जब बातें सार्वजनिक होने लगें, जब मंच से तमाम तरह की चीज़ें कहीं जाने लगे, जिस तरह से G23 के जो नेता थे वो शामिल हुए, और ऐसे नेता जिन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस का अभी भी झंडा बुलंद किया, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, या फिर
आनंद शर्मा की हम बात करें, तो अब ये सब सरेराह जो कुछ हो रहा है, इससे ये लगता है कि कांग्रेस में कलह है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, आपने कहा विचारधारा की बात, तो विचारधारा से हटके सारी चीजें हुई। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ कि आईएसएफ के साथ जो गठबंधन किया, उसमें भी विचारधारा की बात आई, आनंद शर्मा ने सवाल खड़े किए। इसको लेकर सवाल है कि कांग्रेस में कलह दिख रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल का जहां तक मैटर है, आईएएफ के मामले में ये गठबंधन की एक प्रस्तावना है और ये प्रस्तावित गठबंधन है। इस मामले में अभी हाईकमान को हमारी सोनिया गांधी जी, जो हमारी सर्वोच्च अध्यक्ष है हमारी पार्टी की, उस तरफ से अंतिम बयान दिया जाना अभी शेष है। और जहां तक मैं बतला रहा हूं कि चाहे वो आनंद शर्मा जी हो, गुलाम नबी आजाद जी हो, ये हमारे कांग्रेस के प्रतिबद्ध और मजबूत नेता हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भाई ठीक है, G23 में हमारे सब पवित्र नेता है और बात तो कांग्रेस की कर रहे हैं। कांग्रेस के विरुद्ध तो कोई बात कर नहीं रहा है। कांग्रेस को सुदृढ़ करने की बात कही जा रही है, कांग्रेस को मजबूत करने की बातचीत की जा रही है। ये बात जरूर है कि एक आदि कोई हो सकता है, तो ये पहले भी हुआ, आजादी के पहले भी कुछ लोग अंग्रेजों से जाकर मिल गए थे। अब ये जो आजादी के बाद इस तरीके की यदि कोई कार्य करता है तो वो बात भी स्पष्ट होकर आ जाएगी। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो सब कांग्रेस विचारधारा को ही फलीभूत कर रहे हैं, कांग्रेस को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस मजबूत कैसे हो, इस मामले में मंथन किया जा रहा है। चलिए, मैं योगेश जी दोबारा G23 इसी का परिणाम जी दोबारा आता हूं योगेश जी आपके पास में। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ में। गुलरेज जी क्या कहेंगे? योगेश जी तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बीजेपी का काम है इस तरह की बातें प्रचारित करना, फैलाना। देखिए, मुझे आपत्ति है इस बात पर जो उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये काम है। ये क्या कहना चाहते हैं कि आनंद शर्मा हुए, गुलाम नबी आजाद हुए, कपिल सिब्बल जी हुए, या फिर दीपेंद्र हुड्डा जी हुए, धीराज बब्बर हुए, या थरूर साहब हुए, क्या ये सब भारतीय जनता पार्टी करते? क्या यही कहना चाहते हैं, या कांग्रेस की यह संस्कृति है कि जो भी सुधार की बात करेगा उसको बीजेपी का कह दिया जाएगा, उसको कोई और दल का कह दिया जाएगा? तो ये कांग्रेस की संस्कृति है, आज से नहीं है। आप ये देखिए कि इंदिरा गांधी के समय भी यही हुआ था। जो कांग्रेस वो बनी थी, उनको जो सिंडिकेट का नाम दिया था, उनमें कैसे कैसे चोटी के लोग थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया था। लेकिन जब वे रिफॉर्म की बात कर रहे थे, जब वे वंशवाद के खिलाफ खड़े हो रहे थे, तो उन्हीं ही लोगों को, आप देखिए कामराज जैसे व्यक्ति को, क्या कामराज का जनसंघ के थे या किसके थे, लेकिन कामराज जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने पराया कर दिया था और उनके कैरियर को खा गए थे। अब ये जहां तक G23 की बात है, ये G23 में जो द्वंद्व दिख रहा है ना, कांग्रेस वर्सेस G23, मैं अभी प्योर एनालिसिस के रूप में बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, क्योंकि किसी और के घर का विषय है, मैं क्यों टिप्पणी करूं इस पर, इसलिए मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं संवाद कर रहा हूँ पॉलिटिकल एनालिसिस के रूप में। ये जो द्वंद्व चल रहा है ना कांग्रेस वर्सेस G23 का, ये कैसा है कि दिमाग का द्वंद्व हो रहा हो रोगी शरीर से, क्योंकि वो जब भी रोगी शरीर के साथ दिमाग का द्वंद्व होगा तो वो जो दिमाग होता है वह चाहेगा कि शरीर का जो रोग है, चाहे उसकी शल्य चिकित्सा करना हो, चाहे उसकी केमोथेरेपी करना हो, चाहे उसका कितना भी कड़वी दवाई देके इलाज करना हो, वो किया जाए ताकि शरीर जो है वह स्वस्थ हो जाए। तो ये G23 को आप उठाकर देख ले, इसमें आनंद शर्मा है जो विदेश नीति के जानकार है, इसमें शशि थरूर है जो यूएन में रह चुके हैं विधि विद्वान के रूप में, इसमें कपिल सिब्बल है लंबे अनुभवी के रूप में, इसमें गुलाम नबी आजाद है। ये सब कांग्रेस के लोग हैं, ये कांग्रेस से अलग नहीं है। तो ये लोग देख रहे हैं कि एक पैरासाइट चिपक गया है इनकी पार्टी को, और भी चाहते हैं कि इस पैरासाइट से इनकी पार्टी के शरीर को मुक्त करा दे, क्योंकि वो पैरासाइट जो है, वो परिजीवी जो है, वह शरीर को मार डालेगा। अब क्या है कि जो लोग पैरासाइट के साथ हैं वो ये चाहते हैं कि पैरासाइट चिपका रहे, खून चूसता रहे। वो पैरासाइट को बचाने के लिए बहुत से प्रवक्ता हुए, बहुत से नेता हुए, बहुत से इनके कार्यकर्ता हुए, जो जैसे गुलाम नबी आजाद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा, ये सब किया, ये करते हैं। और हर युग में आपको हर जगह दिखेंगे कि अंग्रेज भी जब भारत में आया था तो बहुत सारे लोग अंग्रेजों के साथ हो गए थे, बहुत सारे राजा महाराजा उनके साथ चले गए थे। तो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना, अच्छा ये इनकी डिमांड क्या आती है बताइए? ये बोलते हैं कि कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इम्प्लाई करें, कांग्रेस के लिए जो अध्यक्ष का पद है उसमें परमानेंट अध्यक्ष जो चुनाव होकर आए, जो चुनकर आए, ये सब चीजें कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है। तो ये कांग्रेस का दिमाग, मैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करूंगा जब मैं योगेश जी के पास में आऊंगा।
चलिए गुलरेज जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं। चलिए गुलरेज जी, मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा। और जो बात आपने की है उस पर अगला सवाल मेरा योगेश जी से रहेगा। पहले सूर्यकांत जी के पास में आता हूं। सूर्यकांत जी, किस तरह से देखते हैं कांग्रेस को इस समय, जो स्थिति कांग्रेस की है? और कभी बातें होती थी लेकिन दबी जुबां सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब जो खुलकर चीज़ें अब आ रही हैं वो कितनी चिंता में कांग्रेस को डालने वाली है? और फिर वही सवाल कि कांग्रेस के आगे का भविष्य किस तरह से, क्योंकि ये भी बिल्कुल सही है, कई मौक़ों पर ऐसा भी हुआ कि कभी कांग्रेस को लेकर ये लगा कि नहीं अब पार्टी की स्थिति कमज़ोर हो रही है, फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी या फिर उसके आगे तक की हम स्थिति पर कहें, फिर कांग्रेस संभलती दिखी। लेकिन अभी जो स्थिति परिस्थिति है उसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, मौजूदा दौर में जो स्थिति है वो कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। बजाय के जो G23 में जितने भी नेता शामिल हुए हैं वो सारे के सारे नेता अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जो सरकार में रहे। उनमें से कई नेता तो ऐसे हैं जो कांग्रेस की 3 पीढ़ी के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें काम करने का अनुभव है। और सारे के सारे नेता अपने अपने विषयों में विशेषज्ञता रखते हैं, जिन पर आज तक कोई आरोप इस तरह के नहीं लगे हैं कि वो पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं या पार्टी के साथ कहीं कोई विरोध है उनका। लेकिन आखिर यह स्थिति बनी क्यों, इस पर कांग्रेस को जरूर विचार विमर्श करना चाहिए। आप देखिए, पिछले एक लंबे समय से अगर आप बात करें और कांग्रेस के इतिहास को देखें तो कांग्रेस में ना तो पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, कांग्रेस में वही के वही नेता हैं। ले देकर कांग्रेस में जब पार्टी अध्यक्ष बनने की बात आती है तो गांधी परिवार तक ही वो सारी चीजें सीमित रहती हैं। अब आप आइए विचारधारा को लेकर, पार्टी में अगर विचारधारा का भटकाव ना होता और स्पष्ट विचारधारा होती तो मुझे लगता कि कांग्रेस की यह स्थिति नहीं होती। आप देखिए, कभी कांग्रेस के का कोई नेता किसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है, चुनाव हो जाते हैं तो कांग्रेस के वही नेता दूसरी विचारधारा को आगे बढ़ाने लगते हैं दूसरे प्रदेशों में। इसको लेकर जनता में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, सब में एक असमंजस की स्थिति निर्मित हो जाती है। अब आप जिस कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, उस सेकुलर की धज्जियां कांग्रेस के नेता खुद उड़ाते हैं। आप देखिए, कहीं अगर आप केरल में जाएंगे तो किस पार्टी से समझौता करते हैं, फिर आप पश्चिम बंगाल में किससे करते हैं। जैसा कि यादव जी कह रहे थे कि अभी पश्चिम बंगाल में समझौते को लेकर पार्टी हाईकमान का बयान आना है। मैं आपको बता दूं कि पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज उन्होंने पश्चिम बंगाल में की सीटों का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि समझौता हो गया है, लेकिन उसे जो 90 सीट दी गई है वो वाम दलों की ओर से दी गई। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टी हाईकमान ने उस पर मोहर लगा दी है। तो आप यह तय मानिए कि जब तक पार्टी में विचारधारा को लेकर भटकाव की स्थिति रहेगी, पार्टी में परिवारवाद रहेगा, पार्टी में नई पीढ़ी को तैयार करने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक पार्टी की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। चलिए, अब आप मध्य प्रदेश पे आए। जी जी, एक मिनट, जी बोलिए सूर्यकांत जी, बोलिए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है। आप देखिए, कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष, फिर जब सीएम बनने का मौका आया तो कमलनाथ जी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद जब नेता सत्ता से बाहर हुए तो नेता पक्ष का पद आया तो कमलनाथ जी नेता पक्ष। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जिस तरह से इन्होंने चौरसिया जी को 2-3 दिन पहले शामिल किया है, उसको लेकर कांग्रेस में कांग्रेस पूरी तरह से दो पार दिखने लगी है। बड़े से बड़े दिग्गज नेता जो विशुद्ध रूप से कांग्रेसी हैं, जिनके परिवार के लोग विशुद्ध रूप से कांग्रेसी रहे हैं, कट्टर कांग्रेसी माने जाते हैं, वो तक उसके विरोध में खड़े हो गए हैं। और यही नहीं, आप देखिए ना कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी, क्या हुआ, सत्ता से पार्टी हटी, 1.5 दशक बाद सत्ता में लौटी थी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो संघर्षशील नेता हैं, वो आज खुलकर इस चीज के लिए आरोप लगाते हैं कि कमलनाथ जी की कार्यशैली की वजह से ही मध्य प्रदेश। चलिए योगेश जी, जिस तरह से बात आ रही है विचारधारा की, एक कांग्रेस की आइडियोलॉजी की, लेकिन विचारधारा में जिस तरह से भटकाव की बात सूर्यकांत जी कर रहे हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है, हमने देखा केरल में कुछ अलग, पश्चिम बंगाल में कुछ अलग आईएसएफ के साथ, फिर मध्य प्रदेश की जो स्थिति है
बाबू लाल चौरसिया को लेकर, तो क्या एक यही विचारधारा की भटकाव वजह बनी है कि इस तरह से अब खुलकर लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कब जिस तरह से आनंद शर्मा ने बड़ी बात की है कि कोई ये प्रमाण देने की जरूरत नहीं है हम लोगों को कि हम कांग्रेसी हैं, और तो ये जो चीज भटकाव विचारधारा की एक वजह बनी है अंदर जिस तरह से द्वंद्व चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, आदरणीय गुलाम नबी आजाद ये कांग्रेस के प्रखर और वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन योगेश जी सवाल इसलिए है कि जब जम्मू में इनकी मीटिंग होती है, G23 की मीटिंग होती है, सोनिया गांधी के पोस्टर नहीं लगते वहां पर, राहुल गांधी के पोस्टर नहीं लगते, तो ऐसे में कैसे माना जाए कि कांग्रेस के ये सीनियर लीडर और अभी भी कांग्रेस में एक है और जो विचारधारा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि ये बात तो कांग्रेस की कर रहे हैं, कांग्रेस के विचारधारा की बात हो रही है। वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का कैसे बढ़ोतरी होना चाहिए इस बारे में तो बातचीत नहीं हो रही है। और जहां तक पोस्टर की बात है वो है, मैं स्पष्ट कर दूं, ये 3-4 जो वरिष्ठ नेताओं के नाम लिए गए हैं ये कांग्रेसी जन्म से हैं और कांग्रेस के रूप में ही ये रहेंगे, आजीवन कांग्रेसी रहेंगे। लेकिन किसी भी पार्टी में कहीं पर भी जयचंद और मीर जाफरों की कमी नहीं होती। आप अच्छी तरह जानते हैं, आजादी के पहले भी हुआ है ये और आजादी के बाद भी। गुलरेज भाई ने साफ कह दिया, इशारा हुआ, अच्छी तरह बोल गए, राजा महाराजा कौन गए थे अंग्रेजों के साथ और किन्होंने उनका साथ दिया था। तो इस पार्टी के साथ तो हमेशा धोखा हुआ है। और जहां तक सुरेंद्र जी को मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। बंगाल में भी हम धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पालन करते हैं और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। हमने उन सांप्रदायिक ताकतों से कभी भी अपने साथ में मिलने की कोशिश नहीं की है। जो सांप्रदायिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश में धर्मवाद, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम के जो कार्ड को खेला है, कांग्रेस की विचारधारा नेक है। कांग्रेस हार जाएगी चुनाव, कांग्रेस शतरंज की चालों को नहीं चलेगी, कांग्रेस एक विचारधारा को लेकर चलती है। और मैं स्पष्ट कह देता हूं कि जो पार्टी अपनी विचारधारा से अडिग रहती है उसका कभी पतन नहीं होता है। कांग्रेस आज सैकड़ों साल से, 100 साल से ज्यादा से है इस देश में और हजारों साल तक कांग्रेस रहेगी। जहां तक मंथन है, विचार है, होना चाहिए, हमारे उसमें स्वतंत्रता है। हम कोई हिटलर शाही में नहीं चलते हैं, हम डिक्टेटरशिप में नहीं चलते। आज भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता कोई बोलकर देख ले क्या हश्र होता है उसका, किस नेताओं का किस तरीके से हश्र हुआ है। और विशेषकर वहां की स्वतंत्रता क्या है, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में किस तरीके से ढाक के 3 पात हो रहे हैं, आपसी आंतरिक विद्वेष किस तरीके से चल रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय क्या बात कर रहे हैं। तो आप बताइए कि कैलाश विजयवर्गीय के शब्द क्या है, तो बीडी शर्मा क्या कहते हैं, तो शिवराज सिंह जी चौहान का अंतर मन का दर्द कहां से प्रकट होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। ये तो एक लेकिन योगेश जी सवाल यह इस बात को लेकर है, सवाल यहाँ पे इस बात को लेकर है कि जिस बाबूलाल चौरसिया को लेकर आप बात आइडियोलॉजी की विचारधारा की हो रही है, एक समय उन्हीं बाबूलाल चौरसिया पर FIR दर्ज करने की बात की गई थी गॉडसे की, जब उन्होंने पूजा अर्चना की मंदिर में, और फिर वही बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस के हो जाते हैं और तमाम सारे दिग्गज नेता, दिग्विजय सिंह जैसे नेता बोल भी नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबूलाल चौरसिया कौन। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल नहीं लगता कि कहां विचारधारा है और उस विचारधारा से जुड़ना चाहिए सभी नेताओं को, अब क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। देखिए, निश्चय ही बाबूलाल चौरसिया ने जो कृत्य किया है उसकी हर कांग्रेसी और गांधीवादी व्यक्ति निंदा करता है। बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस की तरफ से पूर्व पार्षद रहे हैं, कांग्रेस 78 से लेकर उन्होंने काफी कार्य किया है। लेकिन भ्रम की स्थिति में अब बाबूलाल जी चौरसिया कह रहे हैं कि मुझे ये बताया नहीं गया था कि गोडसे का पुतला है, पूजा कर दिया, उसकी वो पश्चाताप भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह पश्चाताप भी कर रहे हैं। और ये बता दें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से भ्रम उत्पन्न किया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पुतले को दूसरे पुतले का नाम लेकर वो पश्चाताप कर रहे हैं। और निश्चय ही कांग्रेस का व्यक्ति जो कांग्रेस विचारधारा का है, बाबूलाल जी चौरसिया के कृत्य की हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन तो बाबूलाल चौरसिया ने जो माफीनामा दिया है, जो पश्चाताप कर रहे हैं, और अभी एक वो और भी पद यात्रा करके क्षमा यात्रा कर रहे हैं, गांधी पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो सवाल यही उठता है कि उन्होंने क्षमा को मांगा है और हम गोडसे को क्या, गोडसे की औलादों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस हमेशा गोडसे के खिलाफ लड़ती रही है, चाहे गोडसे किसी भी रूप में जन्म ले, गोडसे कभी भी सत्तारूढ़ हो, योगेश जी की गोडसे के खिलाफ कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। चलिए कुलरेज जी।
देखिए कैसी बातें हो रही है जो हजम भी नहीं हो सकती। वैसे मैं अपने दोस्त को बोलना चाहूंगा कि आपके पास चुनिंदा राज्य बचे हैं, उसमें भी आप कैप्टन अरविंदर सिंह को बुरा भला बोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। कि राजा महाराजा शीर्षक देके पटियाला महाराज को आप बुरा बोल रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। एक राज्य और निकल जाएगा आपके हाथ से, क्या हो जाएगा, क्या बचेगा फिर आपके पास? इसलिए ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। खैर, व्यूअर्स के लिए, क्योंकि लोग हमको जो देखते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं होना चाहिए, मैं कुछ आपसे एनालिटिक बात करना चाहूंगा कि फाइनली आप देखिए कि ये चीजें किस दिशा में जा रही हैं। आपने एक चीज देखी कि नहीं, अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों में राहुल गांधी जी जो है वो केवल तमिलनाडु और केरल वहां तक अपने आप को सीमित करके पूरा जोर लगा रखे हैं। उनको लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ करिश्मा हो जाए उनके लिए केरला में, और हो सकता है, और वो पिग्गी बैग राइडिंग जिसको कहते हैं, पिग्गी बैग पर बैठे हैं डीएमके के तमिलनाडु में। और यदि एक आध राज्य में भी कुछ अच्छा हो जाता है उनके साथ, तो वो ये होगा कि जून आने तक राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपने आप को क्लेम करेंगे। अब इन G23 नेताओं के पास विकल्प क्या बचता है? या तो पीठ दिखा दे और पीठ पे गोली खा ले, क्योंकि गोली तो खानी पड़ेगी, या सड़े रहे अपनी बात को लेकर और छाती पर गोली खाए, या दूसरा विकल्प ये बचता है कि ये जो बीमार शरीर को छोड़कर अपना एक नया दल बनाए, जो एक कम से कम जो बुद्धि है वो बुद्धि अपना नया दल बनाए और कांग्रेस में एक वर्टिकल स्प्लिट हो जाए। जो मुझे दिखता है एक एनालिसिस के हिसाब से कि कांग्रेस एक वर्टिकल स्प्लिट के दोराहे पर खड़ी है और इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके पीछे एक ही कारण है, वह गांधी परिवार की हठधर्मिता तथा उनका यह समझना कि वे पार्टी से बड़े हैं, वे देश से बड़े हैं, वे सबसे बड़े हैं, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। और जो चैलेंज करेगा, मैं शब्दावली में मत जाए, उसके शाब्दिक अर्थ समझिए, या तो उसको पीठ पे गोली खानी पड़ेगी या छाती पे गोली खानी पड़ेगी। तो देखते हैं कि G23 पीठ पे गोली खाता है, छाती पे खाता है, या अपना नई राह लेता है। चलिए, तीन के अलावा कोई विकल्प। बिल्कुल, सूर्यकांत जी के पास में आता हूँ, फिर मैं योगेश जी आपके पास में आ जाता हूँ। सूर्यकांत जी, क्या, चूंकि योगेश जी जिस तरह से कह रहे हैं कि वो तो कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं, फिर ये टकराहट, फिर इस तरह से हमने देखा अधीर रंजन और आनंद शर्मा के बीच जो कुछ हुआ, तो क्या अब माना जाए कि जिस तरह से धीरे धीरे तमाम सारे लीडर जिनका एक लंबा राजनीतिक करियर कांग्रेस में रहा है, तो क्या ये गांधी परिवार के खिलाफ अब जाते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं? क्योंकि ये भी कहा गया कि G23 के नेताओं ने सोनिया गांधी को जिस तरह से चिट्ठी लिखी थी कि कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष और संगठन के चुनाव कराने की मांग को लेकर, और उसके बाद जो सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं वो बदलती हुई दिखी। सूर्यकांत जी, देखिए, आपको बता दें कि जिस भी राजनीतिक दल में परिवारवाद रहा है, वो राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल थोड़ा देर से, कोई राजनीतिक दल थोड़ा जल्दी टूटा है, और उसके कई सारे उदाहरण आपके सामने हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप सपा को देख लें, या आप जयललिता वाला मामला देख लें, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। और कांग्रेस की रही बात, तो कांग्रेस में कम से कम ऐसे 70 नेता हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, बाद में उन्होंने अपना दल बनाया और उन्होंने अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में सरकारें भी बनाई हैं। इसके भी कई उदाहरण हैं। तो आप यह चीज तो मान लें कि जिस दल में परिवारवाद हावी होता है, उस दल का क्षरण होना तय है, और इसके कई सारे उदाहरण भी हैं। लेकिन हर राजनीतिक दल में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। जिस नेता के पास जिस क्षेत्र में काम करने की महारत हासिल है, उसे उस तरह की जिम्मेदारी दी ही जानी चाहिए। रही बात, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो इनका प्रमुख मुकाबला या मुख्य विपक्षी दल होने के नाते इनका जो सामना है वो भाजपा से है। भाजपा के सामने आज रणनीतिकार के रूप में अमित शाह जैसा चेहरा है, और उस चेहरे से मुकाबले करने के लिए कांग्रेस में ऐसा कोई दिग्गज नेता मुझे तो नहीं दिखाई देता है जो रणनीति के रूप में उन्हें मात दे सके। मैं कहता हूं कि भाजपा हो, कांग्रेस हो, सबके अंदर आंतरिक लोकतंत्र हो और लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की जो बात कही जा रही है, जिन नेताओं ने गांधी परिवार का विरोध किया, उनका क्या हश्र हुआ, उसके कई सारे उदाहरण हैं। पार्टी अध्यक्ष से लेके प्रधानमंत्री तक रहने वाले नेताओं को अंत समय में किस तरह सामने है। और रही बात अन्य दलों की, तो आपको बता दें, जब भी कोई राजनीतिक दल होता है तो उसे अपना पीढ़ी परिवर्तन करना ही चाहिए, क्योंकि एक समय बाद
नेता जब हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी जो तैयार होती है वो उनकी जगह लेती है और पार्टी का काम आगे बढ़ाती है। तो मुझे कांग्रेस में ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। चलिए उदाहरण आपके सामने चलिए है। चलो एक कुछ मध्य प्रदेश, जी दूसरा राजस्थान। चलिए राजस्थान वक्त में की क्या कमी है, क्या चूंकि चलाया योगेश जी कुछ कह रहे थे बीच में। योगेश जी एक संक्षेप में आप बात कहिए, चूंकि वक्त की कमी है, आप बोलिए। देखिए, गांधी तत्व को, गांधी विचारधारा को किसी भी हालत में इस देश से खत्म नहीं किया जा सकता, समाप्त। चाहे गोडसे ने सांप्रदायिक ताकतों के कारण गांधी को गोली मारी हो, गांधी इंदिरा गांधी को गोली मारी हो, चाहे हमारे राजू जी को मारी हो, लेकिन गांधी तत्व इस देश का मूल है और गांधी को स्वीकार किया जाना पड़ेगा। गांधी ही इस देश का मूल मंत्र है। गांधी देश की धर्मनिरपेक्षता है, गांधी इस देश का स्वाभिमान है, गांधी इस देश का नियोजन है। भारतीय जनता पार्टी के कई बुलबुले आए हैं, कई बार चले गए। कांग्रेस कांग्रेस रहेगी, 1000 साल बाद भी अडिग रहेगी। सत्ता हथियाना ही सफलता में। चलिए कांग्रेस रहेगी और रहना भी चाहिए, क्योंकि मजबूत विपक्ष भी बहुत जरूरी है। भले आप सरकार में ना रहें, अगर विपक्ष में भी रहें तो मजबूती के साथ खड़े रहें। और देखना होगा कि कांग्रेस की जो कुछ स्थितियां परिस्थितियां दिख रही है कैसे अपने आप को रिकवर करती है। और जो हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो कलह है, कलह इस बात को लेकर कि जो सड़कों में चीजें हैं, जो रोड्स पर अब दिखने लगी हैं, उससे क्या वाकई कांग्रेस में जो सारी चीजें हैं वो अब ठीक नहीं है, किस तरह से होंगी, क्या कुछ होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश यादव जी आपका, गुलेश शेख साहब आपका और सूर्यकांत चतुर्वेदी साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। और कुल मिलाकर यही कि कांग्रेस की जो कलह है अब धीरे धीरे सरेराह हो रही है। निश्चित तौर पर एक बड़ी पार्टी रही है, उसके भविष्य को लेकर चिंता, चुनौती, लेकिन राजनीति और सियासत भी साफ देखी जा रही है। हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।